चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो चैप्टर का नाम है हमारे हीट। क्या नाम है भाई? हीट जानते हो क्या होता है? नहीं? क्या बात है। व्हाट इज हीट, कोई बताएगा? इस पूरे पोर्शन में हीट को दो पार्ट में पढ़ा जाएगा। एक को बोलते हैं हीट वन और एक को बोलते हैं हीट टू। सर, हीट वन वाला जो पार्ट है इसमें बेसिकली हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, और हीट टू वाले पार्ट में हम बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स का। दो वर्ड होते हैं हीट को लेकर, दो वर्ड होते हैं। एक है हीट ट्रांसफर और दूसरा है थर्मोडाइनमिक्स। दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडाइनमिक्स। चलो आ जाओ। गुड जॉब। थोड़ा सा भी एडजस्ट कर लो यार, थोड़ा थोड़ा सेटल हो जाओ। इंडिया पाकिस्तान मत मचाना तुम लोग। जैसे अरे कोई बात नहीं यार। चलो, कुछ इधर एडजस्ट हो जाओ, कुछ इधर एडजस्ट हो जाओ। ठीक है, चलिए। देखो भाई, हाँ, चलता रहेगा अब जब तक चल रहा है। चलने दीजिए, अगर बंद होगा दूसरा सेशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना? रिमाइंडर डाल दीजिएगा मुझे। ये सेशन एंड होगा लगभग 10 बजे के करीब। ठीक है ना? 10 बजे के करीब एक बार रिमाइंडर डाल दीजिए। हाँ हाँ हाँ। चलो नेता लोग, देखो भाई साहब, हीट चैप्टर, यहां से मैं बात करूं पूरे फिजिक्स का। जैसे आप लोगों ने एक ड्रास्टिक चेंज देखा होगा समझ में, सवाल लगाने में, सब में। रोटेशनल मोशन के बाद फिजिक्स थोड़ा आसान हुआ है। अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। नहीं हुआ है? अबे क्या बात करते हो यार, कितना आसान हुआ है भाई। नहीं हुआ है? फिर दिक्कत वाली बात है यार, फिर तो तुम सोचो 2025 में फिर कुछ और करना पड़ेगा। अगर नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ है तो। क्लियर है? तो देखो भाई, है क्या कि आसान है ये पार्ट, नो डाउट। लेकिन अगर इस पार्ट को आप फॉर्मूला बेस्ड पढ़ेंगे तो ये पार्ट आपके जीवन में नरक मचा देगा। लास्ट मोमेंट पे आपके साथ क्या होगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे हीट और केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स का सवाल लगाने, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने यही आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। समझ रहे हैं? तो इस वजह से इसको एक अच्छी कहानी की तरह समझिएगा, लाइन बाय लाइन लिंक करके पढ़िएगा, मजा आएगा। ठीक है ना? आसान पार्ट है, कुछ है नहीं चैप्टर में, कोई दम नहीं है। सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, सिंपल सिंपल जो आप कहते हैं ना कॉमन सेंस वाला थॉट प्रोसेस, अगर वो अपने साथ रख ले गए तो ये चैप्टर बहुत आसानी से आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए, बात होती है जब हीट की, तो हीट को दो पार्ट में पढ़ा जाता है। एक हिस्सा होता है हीट ट्रांसफर और एक हिस्सा होता है थर्मोडायनामिक्स। अगर थर्मोडायनामिक्स को दो पार्ट में तोड़ दें तो थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ट्रांसफर। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है? दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है? दोनों में हम हीट ट्रांसफर की ही बात कर रहे हैं। कुछ तो अंतर होगा, तभी हीट ट्रांसफर को अलग पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स को अलग पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं? अच्छा।
ये बताओ, एसी है, हीट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसको मैं हीट ट्रांसफर की कैटेगरी में रखूं कि थर्मोडायनेमिक्स की? सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, यहीं से थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस आएगा। ये एक थर्मोडायनेमिक इक्विपमेंट होता है जिसका नाम बोला जाता है रेफ्रिजरेटर। क्या नाम बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर। ठंडी के समय अभी और बढ़ेगा धीरे धीरे। अभी तो मान लो सुबह बढ़िया आलस टाइट हो रहा होगा, नहीं? उठ जा रहे हो सुबह? उठ जा रहे हुए? मैं तो रिकॉर्ड है इस पूरी छुट्टी में एक भी दिन 9 बजे पहले नहीं उठा हूं। एक दिन उठा था, सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जाना था। मैडम का है मारेंगे, मैडम खुद सुतक्कड़ है। हम सुबह उठ के चले आए, मैडम अभी सो रही हैं। हाँ, तो ऐसे सोने होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी रहती है तो मार पड़ जाती है। कैसे काम चलता है? चल जाता है भाई, उठते हैं, चाय वाय बनाते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं, चल जाता है, इसे जीवन कट जाएगा। हाँ, पॉकेट मनी। 14 तारीख को तुम लोग पार्टी देंगे यार, चिल्ड्रंस डे के दिन तुम लोग को पार्टी देंगे। तो हम ये कह रहे थे, मुद्दे पर आओ। ओ, क्या खाओगे तुम लोग? पिज्जा खाओगे क्या? पिज्जा नहीं खाओगे? समोसा? हाँ, रेस्टोरेंट ले चलो सर। नहीं, फिर उसके बाद स्टेटस। बहुत बकवास है यार, ये बहुत बकवास है, खाली पैसा लेते हैं सब। एक बार हम लोग गए थे, अभी 30-35 लोग, 50-55 हजार रुपया ले लिया था। तो इतना अमीर नहीं हूं मैं। हाँ, समोसा खिला सकता हूँ, पेटीज खिला सकता हूँ, एक एक स्लाइस पिज्जा खिला सकता हूँ। और क्या, पूरा पूरा एक एक चाहिए क्या? हाँ भाई सुनो, इधर ध्यान दो। हाँ, पैसा फंडिंग वीटी सर से भी ली जाएगी, एपी सर से कहां संकल्प करेंगे यार। चलो इधर आओ, इधर ध्यान दो। देखो, दो बातें होती हैं। जैसे ये एसी है, ये एक थर्मोडायनेमिक इक्विपमेंट है। ठंडी के समय में हम लोहे की बेंच पे बैठना प्रेफर नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं, ना तो ठंडी में ना तो गर्मी में। क्लियर है? मतलब जब स्कूल में रहते थे अपन, तो वो वाली लोहे वाली बेंच होती थी, तो पहले जाके बैग रख के उसको गर्म करते थे, फिर उसके बाद बैठते थे। हाँ, तो देखो, दो बातें हैं। एक जगह इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एक मशीन लगी है, जिस मशीन का नाम है कंप्रेसर। क्या नाम है? कंप्रेसर। कंप्रेसर सुनते हो ना, एसी का कंप्रेसर है। और लकड़ी बैठो चाहे लोहे बैठो, वहां कोई मशीन लगी है हीट ट्रांसफर के लिए? नहीं, कोई मशीन नहीं लगी। तो जहां हीट ट्रांसफर बस केवल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा हो, जिसमें किसी तरह का कोई काम इन्वॉल्व ना हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफर। जैसे ही कहीं डायनामिक्स वर्ड जुड़ जाता है ना, मतलब इसके साथ एक टर्म ऐड हो जाता है, उसका क्या नाम होता है? वर्क। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ेंगे कि अगर आपने सिस्टम को कुछ हीट दिया क्यू, तो उसने कुछ वर्क परफॉर्म करना है और उसका कुछ टेम्परेचर बढ़ जाना है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब इस तरह का कहीं हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व होगा जिसमें कोई काम हो रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। और जहां केवल हीट ट्रांसफर हो रहा है जिसमें कोई काम इन्वॉल्व नहीं है, वो उसको हम क्या बोलेंगे? हीट ट्रांसफर। क्लैरिटी है? क्या बोलेंगे भाई साहब? हीट ट्रांसफर। हमको यही पढ़ना है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हमको पढ़ना है हीट ट्रांसफर विद सम अमाउंट ऑफ वर्क। क्लैरिटी है? सिंपल सिंपल शब्दों में कुछ भारी भरकम लग रहा है? गाड़ी चलती है, चलती है ना, क्या है वो? हीट ट्रांसफर है। हीट ट्रांसफर हो रहा है ना। सोचो, गाड़ी में तेल क्यों डालते हो, कभी सोचा है? वो तेल गाड़ी को कैसे चला रहा है? कैसे चला रहा है, सोचो। जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो वो फ्यूल जो है उसके अंदर वो बर्न करता है। जब फ्यूल जलता है तो वो पिस्टन को ऊपर नीचे मूव कराता है। तो पिस्टन वर्क परफॉर्म कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना। अब सोचो, बिना साइलेंसर के क्या गाड़ी चल सकती है? सोचो, साइलेंसर क्यों लगाया गया होगा? क्योंकि हीट ट्रांसफर होने के लिए पहली नेसेसिटी है कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। पहली नेसेसिटी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस।
दूसरी बात कि अगर उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है और अगर उसमें कोई काम नहीं हो रहा है तो वो सिंपल क्या कहलाएगा? हीट ट्रांसफर। क्या कहलाएगा? हीट ट्रांसफर। क्लैरिटी है? और काम इन्वॉल्व हो गया तो क्या कहलाएगा? थर्मोडाइनमिक्स। जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना जी, तो जब वो पिस्टन काम परफॉर्म करता है किसकी वजह से? हीट आने की वजह से। जब इग्निशन होता है, जब फ्यूल बर्न करता है तो उसकी वजह से हीट आती है। उस हीट की वजह से क्या करता है? पिस्टन ऊपर नीचे चलता है। कैस्ट्रॉल एक्टिव का ऐड देखे हो ना? वो पिस्टन चलता है, नीचे फ्लाईव्हील से जुड़ा होता है, फिर पहिया को गोल घुमाता है। लेकिन अगर तुम सोचो, साइलेंसर में तुम केला फंसा दो, कोई सेब फंसा दो, ब्लॉक कर दो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो चैम्बर के अंदर हीट बनी है ना, वो कभी भी पूरे काम में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो उसको एक लोअर टेम्परेचर जोन चाहिए जहां वो हीट जा सके। तो हम इसी वजह से साइलेंसर लगा के एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। क्लियर? जैसे ये है एसी, क्या बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर टेम्परेचर कम है? सोचो, अगर मैं कहूं बिना एग्जॉस्ट के एसी चला दो, चल जाएगा? नहीं। चल पाएगा? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई एक ही टेम्परेचर, तुमको यही टेम्परेचर मेंटेन करना है। दूसरा कहीं लोअर टेम्परेचर जोन या हायर टेम्परेचर जोन है ही नहीं। जब तक दो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक किसी तरह का कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही हीट ट्रांसफर होता है। क्लियर है? अब वो हीट ट्रांसफर अगर बिना किसी काम के हो रहा है तो वो सिंपल हीट ट्रांसफर कहलाता है, और अगर उसमें कोई काम आ गया तो वो क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिक्स। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनामिक्स। इससे बहुत आसान आसान एसर्शन रीजन बन सकते हैं। अगर इतनी बात आपने ध्यान से सुनी है तो आप डेफिनेटली इसको सही सही निकाल ले जाएंगे। क्लियर है? थर्मोडायनामिक्स में क्या हीट ट्रांसफर हो रहा है? हो रहा है, लेकिन उसके साथ क्या है? वर्क। और जहां केवल हीट ट्रांसफर हो रहा है, किसी तरह का कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो वो सिंपल क्या कहलाएगा? हीट ट्रांसफर। ठीक है ना? तो हीट ट्रांसफर का बेसिक डेफिनेशन यही लिखा जाता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम फ्रॉम वन बॉडी टू another body, ठीक है, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट वर्क। इसको क्या बोलते हैं भैया? हीट ट्रांसफर। और इसी में इज नोन एज, अगर विदाउट की जगह विथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। लिख पाएंगे? चलिए खट से लिखिए, खट से लिखिए, पेपर पेन रेडी रखिएगा, सवाल खूब बनाएंगे। लेक्चर हम किसी न किसी तरह से बैच वन वालों आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। अगर ऐप पे वैसे डायरेक्टली अपलोड नहीं हो पाता है तो टेलीग्राम में भिजवा देंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि हो जाएगा। इस बैच की वीडियो निकल जाएगी। हाँ हाँ, नहीं तुम्हारे में आ जाएगा, बैच वन वालों में दोनों में आता है। बैच टू का बैच वन में दोनों में आता है। अच्छा ओके, चलो देख लेंगे। देखा ये लोग उनके कहां रहो, चाय खत्म हो गई है। नेता तो लो ना, जो नेताई बतिया रहे हो, अब तो सीरियस हो जाओ। सही बता रहे हैं। आओ दीदी आओ, आओ आओ आओ, आज बड़ी क्लास में पढ़ने का आनंद उठाओ। जान कर हो गया भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी पेन चलाओ थोड़ा।
चले भाई। अब सवाल पैदा होता है कि हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि एक बॉडी है जो गर्म है और एक बॉडी जो है वो ठंडी है, तो हीट कैसे जा रहा है? हीट कैसे जा रहा है? गर्म बॉडी से ठंडी। क्या ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी में हीट जा सकता है? जा ही नहीं सकता है। जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा? मशीन चाहिए होगा ना। अबे तुम्हारे घर में रेफ्रिजरेटर है, तुम्हारे सामने एसी है, अरे है ना। यहाँ का टेम्परेचर कम है और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, हीट कहां से कहां जा रही है? बाहर से अंदर कि अंदर से बाहर? बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। अबे भाई बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, वहां से हीट यहां आएगी तो यहाँ गर्म नहीं हो जाएगा यार। कॉमन सेंस लगाया करो। तो क्या बिना कंप्रेसर के संभव है? कंप्रेसर इज परफॉर्मिंग वर्क। क्लियर है ना? क्या बिना इंजन के गाड़ी चला लोगे? नहीं। चला लोगे? नहीं। तो बीच में वर्क का इन्वॉल्वमेंट हो गया था धक्का मार के, तो धक्का मारोगे तब भी कोई ना कोई काम होगा। तो देखो होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर एक पहले क्वालिटेटिव टर्म था हीट, कि एक बॉडी है जिसको हम टच करके बता रहे हैं गर्म है, एक बॉडी है जिसको हम टच करके बता रहे हैं कि ठंडी है। टेम्परेचर वो सिग्निफिकेंस क्रिएट किया जिसमें हम ये माप पाए कि कोई बॉडी कितनी गर्म है और कोई बॉडी कितनी ठंडी है। ठीक है ना? अच्छा, किसी बॉडी का गर्म होना या ठंडा होना इस बात पर निर्धारित होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बॉडी है उसके मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस कितना है। थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग अभी तो फिजिकल हुआ ही नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। इंट्रोपी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? इंट्रोपी। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, जिसका रैंडमनेस ज्यादा होगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस जिसका ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा। ये बात समझ रहे हैं ना? तो टेम्परेचर को बेसिकली लिखा गया मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्लियर? अब सवाल पैदा हुआ कि भाई अगर हमको टेम्परेचर मेजर करना है, किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर करनी है, क्लियर है, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे? इसी डिग्री ऑफ रैंडमनेस की जगह लिखा जाता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। क्लियर है भाई? यहां तक बात समझ आ रही? तो हमें एक बात समझ आई कि हमने कहा कि अगर हम, तुम खुद सोचना एक बात बहुत बेसिक सी, कि अगर हम एक कोई रॉड ले ले, मान लो, सिंपल समझना, ये अभी कुछ T1 टेम्परेचर पर थी, मतलब इसके पास कुछ एक्स अमाउंट ऑफ हीट थी। अगर तुम इसको एक्स्ट्रा वाई अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो क्या इसके मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या इसमें इलोंगेशन होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। सबसे आसानी से ये एक्सपेंशन शो करने वाला जो मटेरियल था उसका नाम था मर्क्यूरी। क्या नाम था? मर्क्यूरी। तो सबसे पहले जब हमको कोई मेजरमेंट करना होता है तो हमको उसका एक बेस निर्धारित करना होता है कि इस पर्टिकुलर सराउंडिंग में ही हम अपना मेजरमेंट करेंगे, इस लिमिटेशन के अंदर हम अपना मेजरमेंट करेंगे। तो हमने देखा कि इस जगह, इस धरती पर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज एक्सटेंट में अवेलेबल है एयर छोड़ के तो वो है वाटर। तो हमने वाटर को रेफरेंस रखा। हमने कहा अगर हम वाटर को ठंडा कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आ रहा है उसमें से हीट निकाले जा रहे हैं, हीट निकाले जा रहे हैं, हीट निकाले जा रहे हैं। एक समय ऐसा आ रहा है कि वाटर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? आइस में। और उसको हीट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, एक टेम्परेचर के बाद वो क्या करने लग जा रहा है? बॉयल। क्लियर है? तो दो बातें रखी गई रेफरेंस में। कहा गया कि दुनिया की कोई भी स्केल बनेगी उसका दो पॉइंट फिक्स होगा, एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट। जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको कहा गया दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या भाई? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और अपर फिक्स्ड पॉइंट को रखा गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब हमने देखो किया क्या, सुनना ध्यान से। हमने कहा कि एक लाइन खींचो, एक लाइन ऊपर खींचो। क्लियर? इसके बीच में ऐसे पाइप्स लगा दो और इन पाइप्स के अंदर मर्क्यूरी भर दो। क्लियर? तीन अलग अलग साइंटिस्ट आए, इस वजह से हम तीन सेटअप तैयार कर रहे हैं। क्लियर है भाई साहब? तो हुआ क्या, सबसे पहले हम बात करें डिग्री सेल्सियस भाई साहब की। सेल्सियस स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस भाई साहब। तो हमने दो रेफरेंस रखा, क्या रखा भाई? एक का क्या नाम रखा? क्या रखा भाई? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं? अपर फिक्स्ड पॉइंट। और दूसरे को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसको हम बोलते हैं LFP, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और इस ग्लास के अंदर मर्क्यूरी भरी थी। इस ग्लास के अंदर क्या भरा था? मर्क्यूरी। जब पानी फ्रीज कर रहा था ना, तो मर्क्यूरी यहां पर था। क्लियर? और जिस इंस्टेंट पर पानी बॉईल करने लगा, उस समय मर्क्यूरी यहां पर था। क्लियर? अब मान लीजिए कि पानी बॉईल कर रहा है 100 जूल की हीट पर। कितनी हीट पर? 100 जूल। और आपने 50 जूल की हीट दी है। कितने जूल की हीट दी है? तो मर्क्यूरी कहीं ऊपर होगा या कहीं बीच में? बीच में। एक स्केल होती है डिग्री सेल्सियस, एक स्केल होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक स्केल होती है केल्विन। होती है ना? फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले की समझ नहीं होगी तो आप सवाल में जरूर अटकेंगे भाई साहब। ये छोटा सा पोर्शन आपका सवाल अटकाएगा। तो हमको कंटेंट का फीलिंग भी रहना चाहिए। अब सोचिए, सब में मर्क्यूरी भरी थी, सब में हम 100 जूल हीट दे रहे हैं, तो सब में मर्क्यूरी कहां तक एक्सपेंड कर रही है भाई? अभी हम बोले थे ना 100 जूल पे कितना? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो क्या सब में मर्क्यूरी टॉप पे पहुंच गई? अरे पहुंची ना? कठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं। अगर 50 जूल हीट दिए तो क्या मर्क्यूरी यहां तक पहुंचेगी या कहीं बीच में रहेगी? कहीं बीच में रहेगी ना जी। क्या सब में एक सेम हाइट पर रहेगी? सब में मर्क्यूरी का जो हाइट होगा वो सेम होगा। अरे है कि नहीं है? पल्ले पड़ रहा है? यस। सब में मर्क्यूरी का हाइट सेम है। अगर हम कह रहे हैं कि इसमें x हाइट तक गई है, तो इसमें भी कितने हाइट तक जाएगी? x हाइट तक। और इसमें भी कितने हाइट तक जाएगी? x हाइट तक। क्या मर्क्यूरी एक्सपेंड की x? मर्क्यूरी कितना एक्सपेंड की? x। सुनना, ये बताओ, जब डिग्री सेल्सियस भाई साहब आए, तो उन्होंने अपने स्केल के ऊपर मार्किंग की। क्लियर है? तो उन्होंने मार्किंग कैसे की? उन्होंने कहा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। और उन्होंने इसके अंदर कितने डिविजन्स बनाए? ऐसे खींच खाच के 100 डिविजन्स बनाए। 100 का गैप है तो 100 डिविजन्स बनाए। अरे क्लैरिटी है? उसके बाद है डिग्री फ़ारेनहाइट भाई साहब। वो कहे कि भैया हम कहेंगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उन्होंने जो बॉइलिंग पॉइंट रखा वो रखा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि हम नीचे रखेंगे 273 केल्विन। 273.15 होता है, अभी मोटा मोटा रेफरेंस 273 से चला। और जो बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे उसको क्या रखेंगे? 373। अरे क्लियर है ना जी? पक्का ना? बहुत बढ़िया। सुनना, ये बताओ, इसमें कितने डिविजन्स हुए? 100। कितने कितने मार्किंग्स हुई? 100। इसमें कितनी हुई? कितनी हुई? 180। क्या यहां पर सबका मार्किंग का नंबर सेम होगा कि अलग अलग? अरे भाई सबके स्टैंडर्ड्स अलग अलग है ना यार। इसका यहां कितना है? 273। और यहां कितना है? 373। यहां कितना है? 32। यहां कितना है? 212। यहां कितना है? 0। यहां कितना है? 100। अरे मोटा मोटा हिसाब क्लियर हो रहा है? सुन, एक बात बताओ, अगर हम कहें कि इसमें मर्क्यूरी का एक्सपेंशन कितना हुआ है? अगर पूरी मर्क्यूरी यहां से यहां तक गई, नहीं 100 नहीं, L, इसका लेंथ कितना है? L। इसमें भी कितना हुआ? इसमें भी कितना हुआ? लेकिन ये L का एक्सपेंशन 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस मेजर कर रहा है, और ये L का कितना? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और ये कितना? 100 केल्विन का डिफरेंस मेजर कर रहा है। तो हमने कहा कि L का एक्सपेंशन, L इसकी पूरी लेंथ है। अरे है कि नहीं? इसमें मर्क्यूरी इतना एक्सपेंड हुआ है, तो ये क्या है? क्या लिखे हो? 100 माइनस 0। 100 माइनस 0। क्लियर है? पल्ले पड़ रहा है बात?
और x का जो एक्सपेंशन है वो इस बात पर डिपेंड करेगा, देखना यहां पर क्या कुछ डिग्री सेल्सियस होगा? अरे स्केल का नंबर सबका अलग अलग होगा क्योंकि सबका कैलिब्रेशन अलग अलग है। अरे है कि नहीं है? यहां पर कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और यहां पर कुछ डिग्री कुछ केल्विन होगा। केल्विन में डिग्री नहीं लगता है। क्लियर होगा? तो x का एक्सपेंशन इस बात पर निर्धारित करेगा कि ये डिग्री सेल्सियस -0। देखो सोचो तुम पहले क्या किए हो, L का एक्सपेंशन किस बात पे निर्धारित किया है? 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, यहां 212 माइनस 32, यहां कितना 373 माइनस 200। अरे नहीं आ रहा है यार, आ रहा है भाई साहब? सोचो x जब एक्सपेंड हुआ होगा तो इस स्केल में कुछ डिग्री सेल्सियस मेजर हो रहा होगा, इस स्केल में कुछ डिग्री और इस स्केल में कुछ केल्विन, लेकिन सब क्या सेम हीट मेजर कर रहे हैं? क्योंकि सब में एक्सपेंशन, बस क्या नापने का तरीका अलग अलग है। अरे है कि नहीं है? तो ये एक्सपेंशन जो है, ये एक्स एक्सपेंशन या एल एक्सपेंशन, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? किस बात पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर की मार्किंग पर या उसके डिफरेंस पर? किस बात पर? डिफरेंस। जब एल एक्सपेंशन हुआ तो आप क्या लिखे हैं? 100 माइनस 0। जब एक्स होगा तो क्या डिग्री सेल्सियस -0 लिखेंगे? लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अब हम कह रहे हैं कि भैया एक तो हम स्केल बना लिए जिसका नाम रख लिए मनोज। क्या नाम रख लिए भैया? मनोज। ये एक साइंटिस्ट थे, अपने नाम से बना लिए, मनोज नाम से स्केल बना लिए। बना लिए। इन्होंने कहा कि हम फ्रीजिंग पॉइंट रखेंगे, बताओ जो नंबर बताओ, 2 4 8 10। हम कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम 10 डिग्री एम रखेंगे। क्या रखे? 10 डिग्री एम, क्योंकि इनका नाम क्या था? मनोज। भाई जैसे इन लोगों ने बनाया वैसे इन्होंने कहा कि जब यही करना है तो लाओ हम भी बना देते हैं, इसी से सवाल आएगा, ठीक है ना? और इन्होंने कहा कि भाई साहब हम मनोज का ये वाला जो स्केल रखेंगे, कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो हम रख लेंगे 130 डिग्री एम। क्या रख लिए? 130 डिग्री एम। अब सुनना, इस वाली स्केल में तुम लिख रहे हो कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 100 माइनस 0 के। अरे है कि नहीं? और X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिग्री सेल्सियस -0 के। सेम एज यहां पे लिखोगे, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 212 माइनस 32। और X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अरे है कि नहीं है? यहां क्या है? L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 373 माइनस 273 और X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना? K माइनस 273। समझे? अब एक स्केल कौन आ गया? मनोज। कौन आ गया? मनोज। मनोज ने कहा कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई? 130 माइनस 10 और X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भाई? किसके? M -10 डिग्री, M -10। हम कह रहे सबका x/l कर दो, सबका क्या कर दो? x/l रेशियो बना दो। बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हो ना? सोचो सबका x/l बनाओगे तो क्या बनेगा? यहां जगह नहीं बचा यार, रुको थोड़ा इसको छोटा नहीं कर पाएंगे इसको यार, यही दिक्कत है इसमें, पीपीटी वाला बैकग्राउंड आ जाता है। चलो इधर आओ। अरे इतना तो याद रख लोगे यार, तो क्या लिखोगे बोलो? ये बताओ क्या ऐसे लिख सकते हो? x/l बराबर, डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस -0 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। नहीं आया? आया जी? अच्छा। फ़ारेनहाइट वाले में क्या लिखे? डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180। कैसे 180? 212 में से 32 घटाओगे 180 आएगा। अच्छा अच्छा। केल्विन वाले में K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। अब मनोज वाले में M -10 डिवाइडेड बाई 120। अरे समझे कि नहीं? 120, 130 नहीं,
ए आंटी, ये 130 है और ये 10 है, तो 130 में से 10 घटाएगी तो 120 ही तो बचेगा। समझ आया? ऐसे ही स्केल बन गई। यही है टेम्परेचर स्केल। क्या बे? समझ आया? पल्ले पड़ा? ऐसे ही टेम्परेचर स्केल बनी। अब पता है इसी से टाइम पास करवाते हैं। क्या टाइम पास करवाते हैं? कहेंगे ग्राफ बनाओ डिग्री सेल्सियस वर्सेस डिग्री फ़ारेनहाइट का। किसका ग्राफ बनाना है? डिग्री सेल्सियस वर्सेस डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो तू सोच क्या लिखेगा? डिग्री सेल्सियस -100 ग्राफ बिटवीन, ध्यान से सुनना, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या लिखेगा? माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180। क्या इससे इसको काट दे? अरे काट दे। 2 5 6 10, 2 9 18। तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हम लिख सकते हैं? 5/9 डिग्री एफ लिख सकते हैं। और -32 बचे, 5 दूना 10, 5 थे 15, 160, 160/9। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? अच्छा, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है कि डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 को कॉमन कर लेते हैं और लिख लेते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये लिखने का तरीका होता है ना जी? आप सोचो, हम कह रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस तुम्हारा वाई एक्सिस पे है और डिग्री फ़ारेनहाइट तुम्हारा कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। ग्राफ खींचो। कैसा ग्राफ बनेगा जी? y बराबर mx प्लस सी। दिख रहा है कि नहीं? अरे दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन दो तरह से खींचा जा सकता है, ऐसे भी ऐसे भी। कौन सा होगा? कौन सा होगा? जब तुम डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 रखोगे तो डिग्री सेल्सियस किसके बराबर? -160/9। मतलब भैया यहां -160/9 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? सीधा लाइन कैसे जाएगा? जब इसको, अब देखो, अब यहां पे डिग्री सेल्सियस को जब 0 रखोगे तो क्या यहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिलेगी? कितनी मिलेगी बताओ? अगर मैं इसको 0 रख दूं तो 5/9, 5 से 5 कट जाएगा, 32 मिल जाएगा क्या? अरे 32 मिल जाएगा क्या? देख, अब तुम गधा हो, यहां से देख रहे हो। हम कह रहे अभी तुम पढ़ के तो आए हो भैया। जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो कितना फ़ारेनहाइट है? 32। जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो कितना फ़ारेनहाइट है? 32। इससे वो बनाए हो कि उससे ये बनाए हो? तो ये लिंक करना सीखो ना भाई। कब तक गधा मजदूर की तरह मेहनत करते रहोगे? समझ रहे हो कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है? अच्छा, बढ़िया। देखो, ये हो गया। अब मान लो हम तुमसे कहे डिग्री सेल्सियस वर्सेस केल्विन के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो। खींच सकते हो कि नहीं? फ़ारेनहाइट वर्सेस केल्विन के बीच का कहीं खींच सकते हो? किसी के भी बीच का रिलेशन बनाना है, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? इस स्केल से एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाया गया। क्या लिखा गया? m क्या था? कोई मेजर्ड वैल्यू थी? थी कि नहीं थी? यस सर। ये x कोई एक मेजर्ड वैल्यू है और ये 10 क्या है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और ये डिफरेंस क्या है? अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बराबर क्या? कांस्टेंट। किसी भी दो स्केल को आप कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले टेम्परेचर मेजरमेंट की दुनिया में जो आए थे वो डिग्री सेल्सियस भाई साहब आए थे। इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्लैपरॉन। क्या नाम था? क्लैपरॉन। लेकिन डिग्री सेल्सियस भाई साहब को ज्यादा वैल्यू मिली, ज्यादा औहदा मिला, मेन रिसर्च इन्होंने ही की थी। तो इनका एक आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा तुमको पढ़ने को मिलेगा, क्लासियस एंड क्लैपरॉन इक्वेशन। हो सकता है थोड़ा थोड़ा दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले डिग्री सेल्सियस भाई साहब आए, इन्होंने डिफाइन किया 0 से लेकर 100। इनको इस वजह से ज्यादा प्रेफरेंस मिली कि इनका स्केल बहुत लीनियर चल रहा था। बात समझे? सबका था लीनियर ही, लेकिन 0 और 100 का डिफरेंस देख के हमको थोड़ा अच्छा लगता है, तो इनको एक समय तक प्रायोरिटी मिली। डिग्री फ़ारेनहाइट भाई साहब आए, इन्होंने भी ऐसे ही कन्वर्जन किया, फ़ारेनहाइट भी है। उसके बाद आया केल्विन। ये बंदा सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी था। सबसे स्टैंडर्ड स्केल इसी की थी। क्यों? क्योंकि इसने डिफाइन किया था एब्सोल्यूट 0। क्या डिफाइन किया था इन्होंने? देखो, इनका 0 का मापदंड क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इससे छोटा टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या इनको नेगेटिव में जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा।
इनको भी छोटा टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए इनकी भी वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। मान लो अभी 32 से थोड़ा और ठंडा करोगे तो क्या जीरो होगा, और ठंडा करोगे तो और जीरो, नेगेटिव में जाएगा। क्लियर है? जो केल्विन भाई साहब थे, इन्होंने कहा कि मेरा मेजरमेंट कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि सबसे छोटा टेम्परेचर जो संभव है वो है 0 केल्विन। क्या है भाई साहब? 0 केल्विन। 0 केल्विन से छोटा कोई टेम्परेचर नहीं। क्लियर है? वैसे हम आज तक कभी 0 केल्विन अचीव नहीं कर पाए हैं। तो इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, मैक्सवेल की एक थ्योरी थी, उसी से एक ग्राफ खींचा था। तो जब ग्राफ खींचा तो वो ग्राफ जाके जब इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन को सेट किया तो वो ग्राफ जाके 273 पे उसमें मिल गया। 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस पे मिल गया। बात समझ रहे हैं ना? जो मैक्सवेल का इक्वेशन था, मैक्सवेल ने अपने टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस के टर्म में डिफाइन किया था। तो जब उसके ग्राफ की कैलकुलेशन को एक्सटेंड किया गया तो जो बॉटम पॉइंट मिला वो मिला -273 डिग्री सेल्सियस। इससे छोटा टेम्परेचर संभव है ही नहीं। उसको केल्विन ने क्या कह दिया? दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एंड दैट इज मार्क्ड एज 0 केल्विन। क्लियर है? तो याद रखेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है? 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो किसने डिफाइन किया था? केल्विन ने। अरे क्लियर है ना? ये मोटा मोटा हिसाब किताब है टेम्परेचर के मेजरमेंट का। खटाक से नोट करो और आगे बढ़ो। ये फॉर्मूला कैसे बना है, क्या इसकी समझ आई? पक्का ना? जल्दी नोट कर। आ जा। हाँ, सुपर कंडक्टर। हाँ, अचीवेबल नहीं है 0 केल्विन। नियर टू 0 अचीवेबल है, 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 अचीव नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस 0 हो जाता है उसका। मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस एकदम से खत्म हो जाता है। ठीक है ना? इसी का एक फेनोमेना होता है जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा, सुपर कंडक्टर्स। गैलियम आर्सेनाइड होता है क्या? गैस होती है, आयनाइज्ड गैस होती है, उसके फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जाती है, आयंस के थ्रू ट्रांसफर की जाती है। लोअर टेम्परेचर पर कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है एक स्पेसिफिक लोअर टेम्परेचर के बाद बढ़ जाता है। वो मॉलिक्यूल्स हिलते ही नहीं है अपनी जगह से, उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाता है, तो वो एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो आयनाइज्ड गैसेस का यूज किया जाता है जिसको सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। तो उसी में जीरो रेजिस्टेंस अटेन करने के लिए हम ये कहते हैं, पीक कैलकुलेशन का पार्ट है कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आ रहा है कि जब हम नियर टू 0 हो जा रहे हैं तो लगभग कंडक्टिविटी 100% हो जा रही है। मतलब उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब रोल में आ जा रहे हैं, और वो इस वजह से क्योंकि वो सुपर कंडक्टर है, आयंस के फॉर्म में वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। वैसे दुनिया में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो 0 केल्विन पे फ्रीज ना कर जाए। हाँ, रैंडमनेस खत्म हो जाती है, उसका बस केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रह जाता है यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, सीधी सीधी डायरेक्शन में चलते जाने का। तो वो कोई कोलिजन प्रोसेस नहीं करता है। जब कोलिजन प्रोसेस नहीं करेगा, रेजिस्टेंस कैसे आ रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से आ रहा है। जब कोलिजन ही नहीं होगा तो आराम से जाएगा। उसी कोलिजन को रिड्यूस करने के लिए हम सेमीकंडक्टर्स बनाए थे। सेमीकंडक्टर्स में क्या है, तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुमको इतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। समझ रहे हो ना? पी टाइप, एन टाइप इंप्योरिटी के बारे में कभी पढ़े हो? सोचो, अगर हम कहें कि एक हमारे पास केवल एन टाइप मटेरियल है जिसमें हमने खूब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की है, तो उस सेमीकंडक्टर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इट विल बिहेव लाइक मोर ओवर कंडक्टर। लेकिन जैसे ही उसके साथ एक इंप्योरिटी पी टाइप वाला जोड़ा गया ना, तुरंत वो बहुत अच्छा कंडक्टर बन गया। क्यों? क्योंकि इधर खाली इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूव करने के लिए जगह है, लोअर एनर्जी लेवल क्रिएट है, खट खट इलेक्ट्रॉन जाता है, जो कोलिजन है वो घट जाता है और एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाती है। तभी तो 20 वाट की लाइट से इतनी अच्छी रोशनी हो रही है। पहले टीवी आती थी 400 वाट, 500 वाट, पीछे लगा होता था कैथोड रे ट्यूब, इतना बड़ा टीवी रहता था ना, पीछे निकला हुआ रहता था।
आज सोचो, पतली सी टीवी है, एलईडीज का दौर है, बस इसी वजह से कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर बहुत एफिशिएंट होता है। जब सेमीकंडक्टर्स की खोज हुई ना, उस समय दो कंपनीज बहुत भयंकर रिवॉल्यूशन में थी। है एलजी वेलजी नहीं यार, एक कंपनी का नाम था इंटेल, नाम सुने हो, लैपटॉप में आती है कि नहीं, और एक कंपनी का नाम था आईबीएम। आईबीएम सुने हो? हाँ, ये दो कंपनीज सबसे पहले सेमीकंडक्टर चिपसेट पे काम करना स्टार्ट की थी, और बहुत अच्छी खासी रिसर्च थी इनकी, सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है कि आज हम इतनी एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पा रहे हैं। नहीं तो गांव में देखे 100 वाट का बल्ब देखे हो कि नहीं? है फिलिप्स वाला, गलती से ऐसे लगा के बैठ के पढ़ लो तो खोपड़ी गर्म हो जाएगी, इतना हीट देता है वो। समोसा गर्म करने के लिए यूज होता है नहीं? चले, नोट हो गया भाई? नोट हो गया? यस। आगे वाली स्लाइड पे आ जाओ, ये लिख लो। बाबू बताओ, क्या कोई डाउट? पीछे कर दे क्या? हाँ, करें? थोड़ा जल्दी पेन चलाया करो, बतियाए मत करो यार तुम लोग यार। आज अपन कैलोरीमेट्री तक पढ़ के खत्म कर लेंगे, फिर 2 लेक्चर लगेगा, एक में कंडक्शन, एक में कन्वेक्शन और रेडिएशन। थोड़ा सा इधर जो नया सिलेबस आया है उसमें थोड़ी हौच पौच है, जैसे रेडिएशन का केवल नाम लिख दिया है, लॉज के नाम नहीं लिखे हैं रेडिएशन के, तो पढ़ेंगे हम सब, ये नहीं कि खाली रेडिएशन का नाम पढ़ के आगे बढ़ गए, नहीं, जितने भी स्टेफन बोल्ट्जमैन हैं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, सब पढ़ के आगे जाएंगे। कहां से सवाल पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। वैसे ये बात जान लीजिए कि जिनका ये थर्ड अटेम्प्ट से एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है, आप अपने अटेम्प्ट को आखिरी मान के चलिएगा, क्योंकि बहुत कम चांस है कि आपको दोबारा कभी ड्रॉप करने का मौका मिलेगा, बहुत कम चांस है, नील के बराबर। 2026 से रेगुलेशन अथॉरिटीज आएंगी और नीट एग्जाम पे लिमिट लगेगी। देखो, आवा आवा आवा, कहां हो, इतना लेट का हो गए? अब ही ना हो तो का घर से? चले भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ये नोट करो, चलो करो, जल्दी करो। तेरी मंद मंद सिकनियों पे बलिहार जाम सांवरे। कहो तुम्हारे मित्र विष्णु कहाँ है, घर से नहीं आए क्या अभी? घर में सोया हुआ है ना? अभी बताते हैं इनको। ए भाई, हो गया? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अगर ये तुमको समझ आया तो यहां से सारे सवाल तुमको खुद बनाने हैं भाई। इस कहानी को रिलेट कर पाए हो कि नहीं, ये खाली बस रट रहे हो? समझ आ रहा है ना? सवाल बनाओ। अच्छा लिखो लो, जल्दी करो, जल्दी करो, थोड़ा तेज पेन चलाओ यार। दिवाली पे खूब मिठाई चली है नहीं? नहीं, मैं तो खाया 1 किलो मिठाई कम से कम दिवाली के दिन ही, बस। इतना तो हम जलेबी खा जाते हैं सर, यहाँ अच्छी जलेबी नहीं मिलती यार। कहाँ मिलती है?
एक तो हरी लाल बता रहे थे, साला कलर मिला के अब पता नहीं सड़ा मैदम बना के देता है यार, बेवकूफ बनाता है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े हो, जल्दी लिखो भैया, कितना धीरे लिख रहे हो यार। बनाओ सवाल। कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वलाइज। कौन सा भाई? -40, याद कर लिए हैं सर। -40 निकाल के देखो, सच में आ रहा है कि नहीं? आएगा ही सर। डिग्री सेल्सियस बाई, भाई देखो क्या, डिग्री सेल्सियस बाई 100 बराबर कितना, बराबर कितना, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180, इससे ये कट जाएगा। कह रहा है कि जब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाए, अरे हो जाए ना, तो डिग्री सेल्सियस भी एक्स हो जाए और डिग्री फ़ारेनहाइट भी क्या हो जाए, एक्स हो जाए। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब इक्वलाइज हो सकते हैं? जब भैया डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो जाए, अरे बोल कितना, -40। ये डिग्री सेल्सियस है कि डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्या है ये? दोनों सेम है, समझ रहे हो कि नहीं? पक्का। -32 डिग्री का जो नंबर होगा ना, जो मार्किंग होगी, वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों की सेम होगी। कैसे, कैसे बोलो, निकालो। -40 आ रहा है, आएगा, हमको नहीं आ रहा है। डिग्री सेल्सियस बराबर क्या लिखोगे, अरे क्या लिख दें, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस, डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अब क्या करें, यहां भी एक्स डाल दो और यहां भी एक्स, एक्स का वैल्यू निकाल दो, कितना आ रहा है, यहां भी एक्स लिख दो 5/9, यहां भी एक्स लिख दो और यहां क्या, -32। यहां से एक्स निकालते हैं तो कितना आता है, -40। अरे क्लियर है जी, यस। चलो ये बनाओ, ये बनाओ, पढ़ो, पढ़ो अच्छे से, पढ़ना अच्छे से समझना, उसके बाद बनाना। कह रहा है दो थर्मोमीटर्स हैं, एक एक्स है और दूसरा क्या है, वाई। हैव आइस पॉइंट मार्क्ड एज 15 और 25। एक्स का कितना मार्क है, 15, और वाई का कितना है, 25। अरे है कि नहीं है, एक का 15 है और एक का कितना है, 25, और दूसरे का कह रहा है स्टीम पॉइंट्स मार्क्ड एज 75 एंड 125। व्हेन थर्मोमीटर एक्स मेजर 60 डिग्री, जब इस पे आप 60 डिग्री मेजर कर रहे हो, तो दूसरे वाले पर कितना होगा, इस पर वाई पर कितना होगा। तो इसको ऐसे 60x लिख लिया जाए, ज्यादा अच्छा लगता है कैलकुलेशन में, या 60 डिग्री रहने दो। वाई निकालोगे तो क्या निकालोगे बोलो, क्या लिखते हैं, 60 - 15, 60 - 15, 60 - 15 डिवाइडेड बाई 75 में से 15 घटाओगे तो, अरे भाई मेजर्ड वैल्यू माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अरे भाई इसका मतलब है कि मर्क्यूरी यहां तक एक्सटेंड हुई है ना। तुम सिंपल सोचो ना, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, एक्स किस बात पे डिपेंड करेगा, 60 पर, 15 पर, 60 - 15 पे, 60 - 15 पे, और एल किस बात पे करेगा, 75 - 15 पे। तो एक्स बाई एल ही तो कर रहे हो तुम बार बार, अपने दिमाग में पिक्चर सेट कर लो एक्स बाई एल का। तो ये कितना होगा, 75 में से 15 घटाओगे तो 60, 60 ना। अच्छा इधर कितना, y -25 डिवाइडेड बाई 100। अरे क्लियर है क्या, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहां से सॉल्व कर लो, और क्या, कितना आ रहा है, y बराबर कितना आ रहा है, 100, y बराबर 100 हो गया। लेकिन भजन नहीं सुनना है, बात समझ रहे हैं ना, पेन चलाते रहना है, पेन नहीं चलाइएगा फंसे रहेंगे। और बनाइए, ये कह रहा 3 बॉडीज हैविंग टेम्परेचर TA
-42 डिग्री फ़ारेनहाइट, टीबी -10 डिग्री सेल्सियस, टीसी 200 केल्विन। विच ऑफ द बॉडी अमॉन्ग दीज इज मोस्ट वार्म? कौन सबसे ज्यादा वार्म है? सबको क्या एक यूनिट में कन्वर्ट कर दें, पता चल जाएगा? यही तो तरीका है। 200 केल्विन का मतलब कितना है? 200 केल्विन का मतलब कितना है? -73 डिग्री सेल्सियस। हो गया कि नहीं हो गया? टीबी कितना है? -10। टीए कितना है? -42 डिग्री फ़ारेनहाइट। -42 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, कितना आ रहा है? तो -42 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। क्या सबसे ज्यादा वार्म टीबी है? अरे है कि नहीं है? ऐसे ही बता सकते हो यार, इतना मेहनत क्या कर रहे हो? ये बताओ, ये बताओ, क्या स्केल समझ नहीं आ रहा है क्या? -42 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका लोअर कितना था? 32, डिवाइडेड बाई डिफरेंस कितना था? 180। सेल्सियस वाले में डिग्री सेल्सियस -0 डिवाइडेड बाई डिफरेंस कितने का था? 100 का। अरे भाई समझ रहे हो? कितना डिग्री सेल्सियस आएगा ये? बोलो बोलो बोलो। -42 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो कितना होगा? -40। -40 पक्का ना? 41 पॉइंट में आ रहा है तो किसी तरह -40 आ गया वे। कितना? 41 पॉइंट समथिंग, 41 पॉइंट समथिंग, माइनस में तो सबसे कम किसका हो गया? सबसे कम टीसी, सबसे ज्यादा टीबी, तो सबसे गर्म कौन होगा? टीबी। अरे बाबू क्या कर रहे हो भैया? ये बताओ, ये कह रहा टू टेम्परेचर स्केल ए एंड बी आर रिलेटेड बाई, एट विच टेम्परेचर द टू स्केल्स हैव द सेम रीडिंग? बोलो बोलो बोलो। दोनों पे रीडिंग सेम है, क्या बना पाओगे? क्या करोगे? ए की जगह भी क्या रख दोगे? एक्स। बी की जगह भी एक्स। सेम रीडिंग का मतलब यही तो हुआ ना। एक्स का वैल्यू निकाल दो, आंसर। कितना सस्ता है यार, कितना सस्ता है हीट। A-42/110 बराबर A-72/220। निकाल दो ए का वैल्यू, जो आ जाए वो आंसर। हाँ, +12, +12। अबे 110 दूना 220 हो गया ना। A/2 इधर आएगा तो क्या A/2 हो जाएगा? अरे भाई ए में से A/2 घटाओगे तो A/2 ही तो बचेगा। और 72 का आधा कितना होता है? 36। तो -36 प्लस, हाँ, क्या कह रहे हो? क्या गलत लिखे हैं भाई? हाँ, अरे भाई -36, अबे इसमें क्या गलत होगा भाई? और यहां पे कितना? +42। तो क्या दिक्कत क्या है? तो ये बराबर कितना? 12। गलत कर रहा है। अरे बताओ तो, ऑक्सीजन बॉइल्स एट -183 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली इन फॉरेनहाइट इज। अबे सोचो, -143 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन बॉईल करने लग जाता है, फिर H2O का फॉर्मेशन कैसे होता है? होता है ना। वाटर का टेम्परेचर कितना है? जनरल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है ना। मान ले हम कह रहे हैं 24 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे 24 से 28 के बीच में। यहां देख, -143 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन बॉईल कर जाता है, फिर भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है।
बॉन्डिंग की वजह से। बॉन्डिंग कैसे होती है तुम्हें पता है कुछ? केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है? हाँ, जो बॉन्डिंग पढ़ते हो ना, वो बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जो डिफाइन किए हो, वो सब फिजिक्स का पार्ट है। कौन सा आएगा? 92 माइनस 297। अरे करो यार, पेन तो चलाओ भाई, खाली कहां बैठे हो यार, बतियाओ मत यार। क्या भाई? -183 -183 भाई, और क्या? -183/100 बराबर कितना? बराबर कितना? F -32/180। सॉल्व कर लो, F जो आ जाएगा वो आंसर है। कितना आ रहा है? -297। क्या कठिन है यार इसमें, एक ही फॉर्मूला बार बार लगा रहे हैं। ये देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द कर्व इन द फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट? सी। कौन सा होगा? ए। ऑप्शन बी 1। अरे क्लियर है, और बनाओ। ये देखो, the graph AB shown in figure is plot of temperature of a body in degree Celsius and degree Fahrenheit. Then slope of line AB, slope of line AB 5/9, 5 पक्का ना? कभी तुम्हारे साथ खिलवाड़ करना होगा तो पता है कैसे खिलवाड़ करेगा? क्या खिलवाड़ करेगा? यहां लिख देगा डिग्री सेल्सियस और यहां लिख देगा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रखे रहना, 90% सवाल में हम यही देखते हैं, सेंटीग्रेड यहां होता है, फ़ारेनहाइट यहां होता है, और पलट देगा, थोड़ा सा पलट देगा। तो क्या ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे? स्लोप क्या हो जाएगा, 5/9 की 9/5? 9/5। क्या लाइन कुछ इस तरह से खींचेगी? खींचेगी ना? जब हम किस पर होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितना फ़ारेनहाइट? कितना? कितना? और जब हम 0 फ़ारेनहाइट पे होते हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस? निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल इसको, पेन चला ले। चलाओ चलाओ चलाओ, सब बताओ यार, पेन चलाओ यार। कितना है भाई? 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है। बे भाई, इससे ये डिग्री सेल्सियस की जगह हम क्या रख दें, डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 0 रख दें, तो डिग्री सेल्सियस कितना? -32 × 10/18। कब? 18 दूना 36, 10 दूना 20, 17 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस में। कितना आ रहा है? 17.6। हाँ, 17.7। भाई एग्जैक्ट एक डेसिमल सही बताओ। 7। भाई कैसे आदमी यार, तुम लोग कितना कितना गलत गणित करते हो यार। नोट कर लो इसको, 17.3 होगा। 8 7 8 6 7 जा रहा है, क्या जा रहा है? 7 8 जा रहा है, 7 6 जा रहा है। हाँ, 7 7 जा रहा है, 8 कर लो ना, 17.8। वैसे इतना क्लोज कॉल आएगा ही नहीं। स्लोप कितना हो जाएगा, 5/9 की 9/5? स्लोप कितना होगा? 9/5। तो बहुत अवेयरनेस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना, हड़बड़ी में हम 5/9 मार्क करके चले आएंगे। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा बढ़िया हिस्से पर, जिस हिस्से का नाम क्या है भैया? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के पीछे का कारण क्या है? सोचो, थर्मल एक्सपेंशन के पीछे का कारण क्या है? मान लो अपने पास एक ऐसे रॉड है, देख भाई, मान अपने पास ये एक रॉड है, हमने इसको कुछ हीट दी,
तो क्या इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर जाना चाहे? अरे भाई उनका रेंडमनेस बढ़ेगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। तो इनमें एक्सपेंशन हो गया। ये एक्सपेंशन तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह। लेंथ के अलोंग, एरिया के अलोंग और वॉल्यूम के अलोंग। लेंथ के अलोंग, एरिया के अलोंग और वॉल्यूम के अलोंग। अरे क्लैरिटी है? यस। तो जब हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की, तो देखो इसमें एक्सपेंशन कितने का हुआ? डेल्टा एल का। डेल्टा एल का। पहले इसकी लेंथ कितनी थी? एल। अरे क्लियर है? इस लेंथ को एल नॉट लिख लिया जाता है। क्या लिख लिया जाता है? एल। कितना एक्सपेंशन होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनिशियली लेंथ कितनी थी। सबसे पहला पॉइंट, जितनी बड़ी लेंथ होगी उसमें एक्सपेंशन उतना ज्यादा। अरे आना तो बोल लो यार, कठिन है नहीं। जो आसान चीज है उसको थोड़ा जल्दी से पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट। और दूसरा, कितना इलोंगेशन होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। अरे है ना यार। जब दोनों को हम कंबाइन किए तो डेल्टा एल बराबर लिखा गया क्या? एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अरे क्लियर है? एल्फा को हम बोलते हैं, एल्फा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अरे क्लैरिटी है यार? है ना तो बोल लो। हाँ बहुत आसान बात है भाई, सब में कुछ नहीं है। ये बताओ डेल्टा एल बाई एल बराबर क्या लिख सकते हैं? एल्फा डेल्टा टी। एल्फा डेल्टा टी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अगर इसी में 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो जाएगा? सोच, यहीं से छोटी सी बात बन जाती है। परसेंटेज चेंज इन लेंथ को अपन क्या लिखते हैं? डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई 100% बराबर कितना हो जाएगा? एल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई 100%। कोई कठिन बात? कोई कठिन बात नहीं सर। अगर हम इसी थर्मल एक्सपेंशन में एक बात कहें, अल्फा को हम क्या बोल रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सोच, क्या जरूरी है कि मेरा अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए? कैसे जरूरी है? हम प्रोपोर्शनलिटी लगाए हैं, अल्फा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाए हैं ना। लेकिन क्या ये जरूरी है कि मेरा अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए? एक टेम्परेचर पे मेरा अल्फा अलग है, दूसरे टेम्परेचर पे मेरा अल्फा अलग है, तीसरे टेम्परेचर पे मेरा अल्फा अलग है, तो हम कैसे सवाल बनाएंगे? सोचो। जरूरी कांस्टेंट जरूरी नहीं है भाई। सोचो, सुनो देखो, ऐसे छोटे छोटे सवाल, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन के सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं। क्या? कि एक वायर है, एक वायर है, सुनना, इसका लेंथ एल नॉट है। कितना लेंथ है? एल नॉट। कितना लेंथ है? एल नॉट। इसका अल्फा तुमको दे रखा है 80 प्लस बीटी स्क्वायर। क्या दे रखा है? 80 प्लस बीटी स्क्वायर। इसको तुम जीरो से लेकर, सुनना, जीरो से लेकर तुम इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, जीरो से लेकर इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तुम, मान लो कुछ टी केल्विन। कहां तक लेके जा रहे हो? जीरो से लेकर टी केल्विन। कितना एक्सपेंशन होगा? सवाल पूछा गया कितना एक्सपेंशन होगा। तो सोचो, क्या मेरा अल्फा कांस्टेंट है? ये मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा कांस्टेंट है कि टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है? टेम्परेचर के साथ वेरी कर। जब वेरी करता है तो इंटीग्रेशन में रोल में आ जाता है। जहां डेल्टा एल लिखा है वहां क्या हो जाएगा? डीएल। क्या हो जाएगा? डीएल। बस और कुछ नहीं। एल नॉट जो था वही रहेगा, और यहां पे हो जाएगा जहां डेल्टा टी था वहां क्या हो जाएगा? डी टी। बहुत छोटी सी बात है, बस केवल इतने का ज्ञान तुमको रहना चाहिए। अब सवाल में सोच क्या बचा? कुछ बचा क्या? एल नॉट। एल्फा की जगह क्या रखना है तूने? 80 प्लस बीटी स्क्वायर और डी टी। कहां से कहां तक? जीरो से लेकर टी तक, जीरो से लेकर एल तक। अरे क्लियर है ना? एल ना लिखना, इसको डेल्टा एल लिखना। कभी एल लिख दोगे तो तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा। डेल्टा एल का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ, और ये डीएल तो चेंज इन लेंथ ही है ना। तो फाइनल डेल्टा एल क्या मिलेगा तुमको? एल नॉट, और यहां क्या मिलेगा?
AT² / 2 प्लस BT³ / 3। अरे यही आ जाएगा। लिमिट लगाओगे 0 से लेकर t तक, तब भी डेल्टा एल क्या यही रहेगा, L0 AT² / 2 प्लस BT³/3। ये बहुत छोटा सा सवाल लास्ट टू लास्ट ईयर जेई मेंस में पूछा गया था। इतना छोटा है, इतना आसान है कि आपसे भी पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा सा भी पेपर इधर उधर करना हुआ तो वो ये अल्फा थोड़ा वेरिएबल बना देगा। कर पाइएगा? बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। किस में होगा, केल्विन। क्लैरिटी है ना? हाँ। अभी इस पर भी गेम सिखाऊंगा आपको, बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां होती हैं इन चैप्टर्स में। और ये एक फॉर्मूला, मैं अपने इंजीनियरिंग की कहानी बता रहा हूं। थर्ड ईयर में था, हम लोग का एक सब्जेक्ट होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। उसमें ये सब बॉयलर वॉयलर के बारे में डिजाइनिंग करना होता है। ये एक फॉर्मूला था, पहला ही फॉर्मूला यही लगा था, 20 नंबर का सवाल था, और पहले फॉर्मूले में इतनी वाहियात गलती की थी ना मैंने, पूरा 20 नंबर खत्म। समझ रहे हो? और वो गलती इतनी कॉमन गलती है कि किसी से भी हो सकती है। अभी दिखाता हूं कौन सी गलती थी। सुनना, क्या यहां तक मोटा मोटा हिसाब क्लियर हुआ? मान लो अगर हम तुम्हारे सामने एक और ऐसे छोटा सा सवाल फेंक दें, हम कहें अल्फा बराबर दे रखा है 3t², एल बराबर दे रखा है अपने पास, इनिशियल लेंथ कितना दे रखा है, L0। क्लियर है? क्या हम बता सकते हैं इलोंगेशन कितना होगा? हाँ, टेम्परेचर 0 से लेकर t तक जा रहे हैं, टेम्परेचर 0 से लेकर t तक जा रहे हैं। बोलो, 0 से लेकर T0 तक जा रहे हैं, बताओ क्या होगा भाई? अरे क्या dl बराबर अपन लिख सकते हैं L0 अल्फा dt? L0 अल्फा dt। अल्फा की जगह बस तुझे क्या लिखना है, 3t² dt। क्या ये dl हो गया? 0 से लेकर डेल्टा l, 0 से लेकर डेल्टा l, और यहां कितना, 0 से लेकर t0, तो डेल्टा l यहां हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, L0 3t³/3, 3t³/3। अरे लिख सकते हैं क्या, इससे इसको काट दें, क्या बना, L0 t³। ये क्या तुम्हारे पास डेल्टा l आ गया? अरे यार कठिन है, नो सर, पक्का ना? यही कहते था, तुम T0 से 2t0 ले जा रहे हो, तो लिमिट हम क्या कर देते, T0 से लेकर 2t0। अरे समझ आया? कठिन है क्या भाई? ये बताओ, सुनना, अगर हम तुमसे एक सवाल करें, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम तुमको अल्फा दिए हैं 0.4, अल्फा क्या दिए हैं, 0.4 पर केल्विन, 0.4 पर केल्विन अल्फा का यूनिट होगा। कैसे कैसे भाई? डीएल बराबर क्या है, डीएल बराबर क्या है, अल्फा L0 dt, अल्फा L0 dt। यही जेनरिक फॉर्मूला याद करो, तुमको पता रहना चाहिए कि डीएल ही क्या है, डेल्टा एल। डीएल क्या है, डेल्टा एल। अगर मेरा अल्फा कांस्टेंट हुआ, अगर मेरा अल्फा क्या हुआ, कांस्टेंट, तो क्या डीएल ही डेल्टा एल होगा? तब कोई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। क्या dt डेल्टा टी हो जाएगा? लेकिन अगर मेरा अल्फा वेरिएबल हुआ तो क्या हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं? हम कह रहे हैं कि हम इसको 273 डिग्री सेल्सियस से 373 डिग्री सेल्सियस तक ले गए। क्लियर है? L0 हमको दे रखा है 2 मीटर, L0 कितना दे रखा है, 2 मीटर। इलोंगेशन बताओ, इलोंगेशन बताओ। 273 डिग्री सेल्सियस से 373 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, इलोंगेशन बताओ कितना होगा? कुछ नहीं, बस केवल सिंपल अल्फा कांस्टेंट दे रखा है, सब वैल्यू दे रखी है, बस तुमको आंसर करना है। 80। अच्छा, क्या लिखोगे भाई? एल बराबर क्या, डेल्टा एल बराबर क्या लिखोगे, L0 अल्फा डेल्टा टी। कितना, L0 कितना है, 2, अल्फा कितना है, ये बहुत ज्यादा है, वैसे बहुत कम होता है, 0.4 इंटू 10⁻³ -3 -4 के रेंज में होता है ये। मान लो हम अल्फा की जगह क्या लिख लें, 0.4, लेकिन ये किस में दे रखा है, केल्विन में। तो 373 डिग्री सेल्सियस में से 373 डिग्री सेल्सियस में से 273 डिग्री सेल्सियस घटाइएगा तो आंसर तो ये सेल्सियस में आएगा ना। तो 2 गुणे 0.4 इंटू 100 प्लस 273 ऐड कौन करेगा,
अरे करेंगे ना, करेंगे ना, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? ये डिफरेंस का चेंज से कोई लेना देना नहीं है। अबे तुम सोचो ना, 373 डिग्री सेल्सियस को अगर तुम केल्विन में कन्वर्ट करोगे और इसको भी तुम केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो डिफरेंस डिफरेंस तो कट जाएगा ना। अरे कट जाएगा ना। ये हमसे झटके में गलती हो जाती है, कई बार गलती हो सकती है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, कोई चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। हम ध्यान नहीं दिए, यही सवाल था जहां हम गलती किए थे। अल्फा पर केल्विन लिखा था और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया था, पहले घटा के आगे कैलकुलेट करके आंसर निकाल दिए। ऊपर की कैलकुलेशन पे ध्यान ही नहीं गया, इतने पे गया तो लगा अरे तो गलती कर दी है, अचानक से उसके ऊपर नजर पड़ी और लगा ये तो गलती कर दी, वहां डिग्री, वहां केल्विन था, यहाँ डिग्री सेल्सियस था, यही कन्वर्ट कर दिए थे पहले ही लाइन में, और सब सही था। बस यही पहला लाइन गलत हो गया, वहीं से खत्म किया। तो इस बात का ध्यान रखे रहिएगा, जल्दीबाजी में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो मेंशन कर लोगे ना? हाँ चलो लिखो। हेलो, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, फटाफट पेन चलाओ, नोट्स अच्छी बनाओ, बस हो जाएगा। ये सब चैप्टर बहुत सस्ता चैप्टर है। दिवाली पे मैकेनिक्स लगाए थे कि नहीं? नहीं, कितनी ईमानदारी से नहीं। देखो भाई, अब यहां से हुनर यही है कि जो अपने पिछले 6 महीने को अपने आने वाले 6 महीने के साथ बांध ले जाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, जो नहीं बांध पाएगा वो फंस जाएगा। तो पिछले 6 महीने को अगले 6 महीने से बांधो, रिवाइज करते रहो, पढ़ाई को दो पार्ट में तोड़ लो, 70:30 में तोड़ लो, हर रोज 30% समय रिवीजन में दो, ताकि लास्ट मोमेंट में जाके सब हरा हरा ना लगे। अगली स्लाइड पे चले भाई, जल्दी लिख भाई जल्दी लिख, इसमें क्या है यार। हो गया? ए मोबाइल फोन, या दोनों मिलके चैटी आ रहे हो क्या किसी से? तुम बताओ क्या मैसेज लिखूं? ए भैया चले आगे बढ़ा जाओ, जल्दी करो, थोड़ा तेज तेज लिखो यार, इतना धीरे धीरे लिख रहे हो भाई।
हाँ। अबे भाई क्या दिक्कत, दिक्कत क्या हो रही है? ए शांत रहो बे, सुन। बैच 1 की हो चाहे बैच 2 की हो, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? मतलब क्या प्रॉब्लम, क्या उसने तुमको कोई पहले कौन कमेंट किया? इनिशियली कौन कमेंट शुरू किया, क्यों, किस बात को लेकर? भाई इतनी सीट खाली है यार, तुम लोग। भाई पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ। आओ इधर आओ। आ जाओ इधर, आ जाओ, यहां से एकदम साफ दिखाई देगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई एडजस्टमेंट की बात नहीं है। जिसको जिसको यह लग रहा हो कि हमको साफ दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए पहली सीट खाली है। यू गाइस आर किड्स यार, बड़े हो जाओ बे, तुम लोग 25 साल की उम्र हो गई है तुम लोगों की अभी, ऐसे छोटे छोटे मुद्दे पे लड़ते हो। कल कल रात में मैं और सुधांशु सर बाइक सर्विस सर्विस करा के आए। तो हम लोग बोले यार चलो, पेट्रोल नहीं था, चलो पेट्रोल भरा लेते हैं। तो एक जगह दुकान के पास हमने बाइक खड़ी की। वहां एक भाई साहब सामने खड़े थे, तो मैं उनसे कह रहा हूँ, अरे भैया थोड़ा साइड हट जाइए। तो वो नहीं सुन रहे। तो मैं अब वो ऐसे खड़ा था वो आदमी कि मैं अगर थोड़ा सा भी पहिया सीधा करता तो उसके पैर पे लग जाता। तो मैं एक बार बोला, दो बार बोला, सुधांशु सर वहीं बगल में खड़े थे। तो सुधांशु सर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हट जाओ, हट नहीं पा रहे हो। तुरंत वो भाई चुपचाप किनारे खड़ा हो गया। मैं कहा, एक चेचिस के आदमी हो और गर्मी इतना भरा हुआ है। तो कह रहे हैं सुधांशु सर, अरे आपने 3 बार बोला, वो हटा नहीं। उसका ईगो साला हमारा ईगो। एंड डैश डैश डैश। ए भाई ये चलो आओ, ये लिखो, ये लिखो, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी पेन चला। ना जाने किस रूप में आकर। कहा हो नेता, बाहर में रह का? रह लो वहीं रह लो। ए भाई हो गया? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाँ पीडीएफ वगैरह में। एंड क्लास।